हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर और टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग का टॉपिक चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। मेनली हम इसकी बात कर रहे हैं और आज हम उसी सिलसिले को, उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और नई नई बातें सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग कल के लेक्चर में या पिछले लेक्चर में देखे होंगे कि हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात की थी कि कैसे हवा या जो सांस है वो अंदर जाती है ना। तो वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि सबसे पहले हवा कहाँ जाती है, नॉस्ट्रिल में, ठीक है ना, नासा छिद्र में। उसके बाद कहाँ जाती है, उसके बाद जाती है नसल पैसेज में। किस में जाएगी, नसल पैसेज में। नसल पैसेज के बाद कहाँ जाएगी, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलिस और ब्रोंकियोलिस के बाद एल्वेली डक्ट और एल्वेली डक्ट के बाद कहाँ जाएगी, एल्वेली डक्ट के बाद एल्वेली में, एल्वेली से फिर कहाँ जाएगी, ब्लड में। देखिए यहाँ पे सब ब्लड कैपिलरीज ही हैं, है ना। तो ब्लड में जाएगी, ब्लड से फिर कहाँ जाएगी, सेल, सेल में, सेल से कहाँ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसका सफ़र खत्म होगा। फिर वहाँ से दूसरे का सफ़र स्टार्ट होगा और वो कौन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन लेते हो और निकालते हो तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, फिर सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया से सेल, सेल से फिर कहाँ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड में, ब्लड से कहाँ जाएगा, एल्वेली में, कहाँ जाएगा, एल्वेली में, एल्वेली से एल्वेलर डक्ट, एल्वेलर डक्ट से ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया और ट्रैकिया से फिर कहाँ जाएगा भैया, ट्रैकिया से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया के बाद लैरिंग्स, लैरिंग के बाद फेरिंग, फेरिंग के बाद नसल पैसेज और नसल पैसेज के बाद नॉस्ट्रिल और नॉस्ट्रिल के थ्रू आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ कर दिया, बाहर। समझ में आया। तो ये होता है पाथ, ये होता है रास्ता, जैसे आप हवा यहाँ से जाती है, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर अच्छे से समझ लिया था और अब हम आगे की ओर बात करेंगे। तो मेनली जो होता है, हम लोग कितना ml सांस लेते हैं, 100 ml, सॉरी 500 ml, कितना, 500 ml सांस ले सकते हैं एक बार में। लेकिन अधिकतम जो सांस लिया, देखो ये क्यों बोला गया है, एक्चुअल में इसका कारण है हमारे लंग्स की साइज। भाई लंग्स जैसा रहेगा, देखो हम जो सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो आपने देखा अभी, ये दिख रहा है आपको, ये पोर्शन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सब क्या है, यही तो है आपका लंग्स। एक तो इस साइड और एक तो इस साइड। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है कि भैया 500 ml हम लोग क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। यानी जनरली हम एक बार में सांस ले रहे हैं तो कितना सांस ले सकते हैं, 500 ml। ज्यादा से ज्यादा लेना चाहें तो कितना ले सकते हैं, 1000 ml। कितना, 1000 ml। समझ में आ रहा है, ले सकते हैं हम लोग। क्लियर है। ये हम लोगों के सांस की कहानी है कि हम कितना सांस ले सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, क्या बात समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसी चीज को थोड़ा सा और समझाइए। ये सांस लेने वाली कहानी को यहीं पे एंड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा फेरिंग्स और लैरिंग्स देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है बिल्कुल, यहाँ पे आप देखिएगा, ये क्या है, लैरिंग्स है, ये क्या है, लैरिंग्स है और उसके बाद क्या है, ट्रैकिया। क्या ट्रैकिया में आप ये गुच्छे नुमा, रिंग नुमा संरचना देख पा रहे हैं, जानते हैं क्या है, ये है हड्डी। क्या है, हड्डी, कार्टिलेज हड्डी। इस हड्डी को क्या नाम देते हैं, कार्टिलेज। ये क्या करती है, एक्चुअल में आप सांस लेते हो तो मैंने आपको एक पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बात बताई थी, जानते हैं क्या, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप खाना खा रहे थे, खाना था तो खाना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक कैसे चला जा रहा था, सरक के चला जा रहा था, नहीं, क्या हो रहा था, जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी पाइप थी, जो भी मतलब पाइप वगैरह, ट्यूब वगैरह लगी थी, वो ट्यूब क्या कर रही थी, एक मूवमेंट कर रही थी जिसका नाम है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। समझ पा रहे ना, पेरिस्टालसिस, वो क्या कर रही होती हैं, क्या कर रही होती हैं, एक बार सक करती हैं, मतलब एक बार दबती हैं, फिर ओपन होंगी, फिर क्या होंगी, दबेंगी, फिर ओपन, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरीके से हो रहा होता है और उस कारण खाना क्या हो पाता है, एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है।
वैसे सेम कहानी तो यहाँ भी होगा, ध्यान से समझो। कहाँ पे? ट्रैकिया के अंदर। मान लो आप सांस ले रहे हो, ध्यान से समझना, तो ये सब का सब क्या है? मांस है। ये जो है ट्रैकिया वगैरह सब का सब क्या है? मांस है, ऊपर भी मांस है। अब मैं इसमें हड्डी नहीं लगा रहा हूँ, तो मेनली जब हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, तब तो ये पूरा का पूरा खाली है। पहली बात तो क्या है, अंदर खाली है, तो क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। लेकिन जो ही हम सांस बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा? सांस खाली हो गया ना, खाली हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। चिपक जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? पहले क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। एक बार फूल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ऐसे बोल सकते हो। अब सिकुड़ गया, एक साइड में एक बार फूला और दूसरी बार सिकुड़ा। तो जब ये सिकुड़ा तो मांस है, हो सकता है आपस में क्या जाए? चिपक जाए। ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मांस है, आपस में क्या जाएंगे? कोलैबोरेट कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। अब अगली बार अगर आपने सांस लिया तो हो सकता है वो ना खुले। जब खुले ही नहीं तो आपका सांस अंदर जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो दैट मीन्स एनर्जी बनेगी नहीं। आपकी कहानी वहीं पे दम घुटने से खत्म। समझ पा रहे ना? सांसें नहीं गई अंदर। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? क्योंकि अंदर का जो पाइप था वो क्या हो चुका है? चिपक गया है। सिकुड़ के क्या हो चुका है? चिपक गया है। आया समझ में? तो ये क्या ना हो, ये सिकुड़ के चिपके ना, इसीलिए बीचों में क्या लगा दिया गया है? हड्डी। क्या लगा दिया गया है? हड्डी। हड्डियां क्या करती है? सपोर्ट करती है। सपोर्ट करती है ना, इसको क्या नहीं होने देती है? चिपकने से रोक देती है। आई बात समझ में? तो इस हड्डी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कार्टिलेज। हमारे बॉडी के अंदर ज्यादातर जो मूवमेंट होते हैं, ज्यादातर जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से हो रहा होता है। ठीक है ना? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, वेरी गुड। अभी जो कार्टिलेज हड्डी है इसको भी समझ लीजिए, ये एकदम हार्ड हड्डी नहीं है। दैट मीन्स ये एकदम नहीं है कि एकदम थोड़ा सा भी क्या नहीं करेगी? मूव नहीं करेगी। जैसे जनरली आप जो हड्डियां देखते हैं वो क्या है? थोड़ा सा भी लचीली होती है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है? नहीं, नहीं ना होती है। हड्डियां आपको ज्यादातर क्या नहीं नजर आएंगी? मुड़ती हुई नजर नहीं आएंगी। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? हम लोग तो हाथ मुड़ा लेते हैं, पैर मुड़ता है मेरा, हड्डियों से बना हुआ। तो एक्चुअल में वो ज्वाइंट है। वहां पे क्या है? ज्वाइंट। आप जो हड्डियां मुड़ा रहे हो उसका कारण क्या है? कि आप ज्वाइंट से मुड़ा पा रहे हो, है ना? फिक्स पोर्शन पे क्या बनाए गए हैं? ज्वाइंट, और उन्हीं ज्वाइंट से आपकी हड्डियां मुड़ रही हैं। आप हाथ को 20 से मुड़ाना चाहो तो नहीं मुड़ेगा। मुड़ेगा? यहाँ से मुड़ जाएगा, टूट जाएगा। गुड, अभी आ गया समझ में, कहाँ से मुड़ेगा कहाँ से नहीं। समझ में आ रहा ना? देखिए जहां से भी मुड़ रहा है, आप अपने हाथ को मुड़ाइए, जहां पे भी आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है? मुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि वहां पे ज्वाइंट है। वहां पे क्या है? ज्वाइंट है। क्लियर है? इस बात को याद रखिए। तो ज्वाइंट पे ही हड्डियां मूव करती हैं, अदरवाइज वो कहीं पे भी मूव नहीं करती, क्योंकि उसके अंदर रिजिडिटी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये कार्टिलेज हड्डी जो है वो फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है इसके अंदर। हार्ड तो है लेकिन उतना हार्ड नहीं है। समझ पा रहे हैं? फ्लेक्सिबल है ये। क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे आप ब्रश करते हो तो ब्रश भी अपने आप में हार्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत क्या करता है? मुड़ जाता है कि नहीं मुड़ जाता है? हाँ या ना? जो ब्रश आप यूज करते हो तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि नहीं होती है? तो वही फ्लेक्सिबल, उसी तरीके से ये भी क्या है? फ्लेक्सिबल है। प्रेशर पड़ने पे हल्का सा क्या होता है? मुड़ता भी है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। आई होप समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब दूसरी बात और समझिएगा, ये जो आप देख पा रहे हो क्या, ये जो आप लंग्स देख रहे हो, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? लंग्स। अब थोड़ा अच्छे से देखो, ये सबसे बेटर फिगर है, ध्यान से देखना। ये ट्रैकिया आया, ट्रैकिया आया, कन्वर्ट हो गया ब्रॉन्चेस के अंदर। किस में कन्वर्ट हो गया? ब्रॉन्चेस। फिर ब्रॉन्चेस से क्या हो गया? बहुत सारी पाइप निकली, देख रहे हैं? बहुत सारी पाइप निकल रही हैं। ये सब क्या है? गुच्छे पेड़ के समान नजर आ रहे नहीं आ रहे हैं? ये क्या है? ब्रॉन्कियोलिस है। क्या है? ब्रॉन्कियोलिस। और ब्रॉन्कियोलिस किससे जाके कनेक्टेड है? एल्वेलर डक्ट से। क्या है? ये डक्ट है, ये सब के सब क्या है? डक्ट है, एल्वेली डक्ट है। दिख रहा है ना? ये एल्वेलीज है। अब हम केवल एक को पकड़े, केवल एक को, तब उसको हम क्या बोलेंगे? एल्वेलाई। क्या बोलेंगे? एल्वेलाई। बाकी पूरे गुच्छे को क्या बोलेंगे? एल्वेलर डक्ट। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो लंग्स होता है हमारा, लंग्स अपने अंदर इन सभी लोगों को समाहित किए हुए है, हाँ या ना? इसके अंदर ही सांस आके रुकेगी नहीं रुकेगी? देखिए ये जो सांस वाला यानी हवा जो होगी इसी एल्वेली से निकलेगी। किससे निकलेगी? एल्वेली से। तो एक्चुअल में हवा जो जाती है वो कहाँ पे जाती है? लंग्स के अंदर। यानी जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो वो रिलीज कहाँ पे होगा? लंग्स के अंदर। और रिलीज होगा तो फिर किस में चला जाएगा? कैपिलरी के माध्यम से ब्लड में। ठीक है? अच्छा, इस लंग्स की एक और खासियत देखना। देखो ये जो लंग्स है ना, इस लंग्स के चारों ओर दो लेयर बनी हुई है। यानी लंग्स जो होता है कितने लेयर से मिलकर बना होता है? दो। इसके ऊपर दो लेयरिंग की गई है। देखो एक तो अंदर है, हाँ या ना? देखो एक तो ये लेयर है सबसे अंदर वाली, और एक सबसे बाहर वाली। समझ में आ रहा है?
तो इसको हम लोग प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या बोलेंगे? प्लूरा मेम्ब्रेन। तो लंग्स की जो लेयर होती है वो कितनी होती है? 2, और इसको नाम क्या देते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। यानी लंग्स हमारा बाई लेयर होता है। कैसा होता है? कितने लेयर का? बाई लेयर का। बाई लेयर मतलब 2 लेयर, और लेयर को क्या नाम देते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कहानी को आगे हम बढ़ाएं और देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। लंग्स कैसा होता है? बाई लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या वो नाम देते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन। अब स्टार्ट करते हैं कहानी को कि कैसे कैसे चल रही होती है कहानी। ठीक है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है? हवा जो है कहाँ पे जाता है? नॉस्ट्रिल में। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी इरर हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसे स्टूडेंट का है जिसने थोड़े बहुत ज़्यादा मिस्टेक की हुई है। ठीक है ना, और किस्मत हमारी इतनी थोड़ी सी वो है कि हमारे पास समय ना मिला कि मैं इसको देखूं, और इसी कारण ये समस्या क्रिएट हो रही है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी ये क्या है? नॉस्ट्रिल है, और बाकी सभी स्पेलिंग मैंने आपको फिगर के थ्रू दिखा दिए हैं। ठीक है, तो मेनली क्या होता है कि हवा जो होती है वो किस में जाती है? नॉस्ट्रिल के अंदर जाती है। ठीक है ना, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल में जाएगी, जिसमें क्या होता है? वेस्टिब्यूल रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? वेस्टिब्यूल रीजन। सिंपल समझो, वेस्टिब्यूल रीजन क्या होता है? वेस्टिब्यूल रीजन है ये, वेस्टिब्यूल रीजन। देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेस्टिब्यूल रीजन। अब इसमें क्या होता है? मतलब जो ही आप अंदर जाएगी हवा, एक से सिंपल समझो, हवा कहाँ जाएगी? जो ही अंदर जाएगी, नाक के अंदर। तो नाक के अंदर क्या मिलते हैं? बाल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? नाक के अंदर क्या मिलते हैं? बाल। ये बाल जहां पे पाए जाते हैं उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल रीजन। समझ में आ रहा है? वेस्टिब्यूल रीजन किसको बोलेंगे? जहां पे नाक के अंदर बाल पाए जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा रीजन मिलेगा? वेस्टिब्यूल रीजन। उसमें क्या पाए जाएंगे? नाक के बाल। अब ये बाल होते क्यों हैं? तो मेनली इन बालों का क्या काम है? इम्प्योरिटीज को अंदर जाने से रोकना। यानी जो आप सांस ले रहे हो उस सांस के अंदर क्या हो सकते हैं? धूल के कण हो सकते हैं, हाँ या ना? धूल के कण हो सकते हैं, और भी क्या हो सकते हैं? बड़े छोटे मोटे कीटाणु हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो वो जो बाल होता है एक्चुअल में क्या करता है? एकदम सिंपल देखा जाए तो वो इम्प्योरिटीज को प्योर करने का, मतलब जो इम्प्योरिटीज है उनको रोकने का काम करता है। इम्प्योरिटीज मतलब जो अशुद्धियां हैं। आप मेनली ऐसे समझ लो कि इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां हैं। अब ये जब जाएंगी, मतलब हवा जाएगी अपने साथ, तो उसके साथ ये सब लोग रहेंगे। और जब ये हवा अंदर जा रही है तो बीच में कौन है? बाल है। बीच में क्या है? बाल है। जब इन बालों से टकराते हुए हवा जाएगी तो ये बाल क्या करेंगे? वो जो बड़े बड़े कण हैं उनको आराम से क्या कर लेंगे? रोक लेंगे। मान लो ये एयर जा रही है ऐसे, तो ये जो बाल है बीच के वो क्या कर लेंगे? क्योंकि हवा इन्हीं से टकराते हुए निकलेगी ना, जब टकराते हुए निकलेगी तो ये जो बाल है वो क्या करेंगे? ये जो हवा गई है या हवा इनको पास करके जाएगी, इसके अंदर जो कीटाणु हैं या जो भी छोटे छोटे कण हैं वो इनसे टकरा के वहीं पे क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। तो बाल क्या कर रहा है? इम्प्योरिटीज को अंदर जाने से रोकने का काम कर रहा होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर कहाँ पे जाता है? तो अब देखिए दूसरा रीजन स्टार्ट। पहले तो हवा द्वारा क्या कर लिया गया? हवा द्वारा प्योरीफाई कर लिया गया। अब उसके बाद ये कहाँ जाएगा? नसल पैसेज में। कहाँ जाएगा? नसल पैसेज में। अभी बहुत सारी बातें, ऐसा मत समझिएगा कि वेस्टिब्यूल रीजन खत्म है, नहीं, अभी और चीजें मैं समझाऊंगा तो आगे समझ में आएंगी। देखिए वेस्टिब्यूल रीजन में क्या होता है ये बस जानना था। तो वेस्टिब्यूल रीजन में मेनली क्या होता है? बाल होते हैं, हेयर होते हैं। अब हवा कहाँ जाएगी? नसल पैसेज में। नसल पैसेज कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। ठीक है, नसल पैसेज मेनली 2 भागों में है। कैसे पता चला? खुद देखिए ना, नसल पैसेज जो होता है कार्टिलेज के थ्रू अलग हुआ होता है। जैसे आप देखते हो कि आपका जो नाक है वो नाक जो है दो भागों में डिवाइडेड है। या सीधा समझो, जो ही आप नाक के ऊपर हाथ रखोगे तो आपको एक हड्डी नजर आएगी। हड्डी नजर आएगी कि नहीं आएगी? वो हड्डी जानते हैं कौन सी है? कार्टिलेज है। कौन सी है? हड्डी कार्टिलेज है। अच्छा, इस हड्डी को हल्का फुल्का मुड़ाएंगे तो मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? थोड़ा सा नाक पे जाइए और नाक पे जो हड्डी है उसको थोड़ा बहुत मूव कराइए। मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है ना। इसका मतलब यहाँ पे हड्डी कौन सी है? कार्टिलेज की है। और कार्टिलेज हल्का सा क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब देखिए इसी कार्टिलेज के कारण जो हमारा नाक है वो कितने भागों में डिवाइडेड है? 2 भागों में। यस और नो? ये बीचों में क्या डाल दिया गया है? कार्टिलेज। ये हड्डी के कारण क्या है कि ये 2 भागों में डिवाइडेड है। अदरवाइज अगर इस हड्डी को निकाल दे तो हमारा नाक एक हो जाएगा कि नहीं जाएगा? जो नॉस्ट्रिल्स है वो 2 अलग अलग है ना, मतलब नॉस्ट्रिल्स हो गए हैं, 2 नासा छिद्र हैं, एक ही नासा छिद्र रहेगा।
तो इसी कारण ये कार्टिलेज के कारण जो नसल पैसेज है वो कितने भागों में डिवाइडेड हो गया है? 2। क्या हो गया है? एक तो नसल मतलब 2 क्या बना दिया है? नसल कैविटी 2 भागों में बढ़ गया, मतलब एक हर एक भाग को हम क्या बोलेंगे? नसल कैविटी। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? नसल कैविटी किसे बोलते हैं? समझ में आ रहा है ना? जैसे यहाँ पे आप लोगों को फिगर में दिखाया भी गया, देखिए मेनली ये देखिए ये कैसा है? एक साइड का फिगर है। किस साइड का? एक साइड में। अगर आप 3D ये 2D फिगर है ना, एक साइड से लिया गया, साइड व्यू है। क्या है ये? साइड व्यू। तो साइड व्यू में आप देख पा रहे होगे कि ये क्या है? ये नसल कैविटी आपको नजर आ रही है? हाँ या ना? देखिए आपने सांस लिया, यहाँ पे देखिए ये क्या है? हड्डी लगी है यहाँ पे। क्या है? हड्डी दिख रहा है? तो ये हड्डी क्या है? इसी को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। और मेनली यहीं पे क्या होते हैं? बाल होते हैं। यहीं पे क्या होते हैं? बाल। समझ पा रहे हैं? इसको वेस्टिब्यूल रीजन बोलते हैं। अब यहाँ से हवा गई, हवा यहाँ पे आई, तो हवा एक्चुअल में 2 भागों में डिवाइडेड होगी ना, एक तो लेफ्ट वाले नोज में, नोस्ट्रिल में, और एक तो राइट वाले में। तो वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? नसल कैविटी। समझ में आ रहा है? फिर से ध्यान से समझना। फिर से मैंने बोला कि ये जो छेद है इसको हम नोस्ट्रिल नाम देते हैं, और ये पूरा का पूरा अंदर वाला भाग जो है उसको हम नसल पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नसल पैसेज। नसल पैसेज कितने भागों में डिवाइडेड है? 2 नसल कैविटीज के अंदर डिवाइडेड है। आगे क्या है? नाक के बाल है, और बाकी जो जगह है वो क्या है? नसल कैविटी ही है। नसल कैविटी के अंदर ही वेस्टिब्यूल रीजन आ रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो कार्टिलेज के थ्रू क्या हुआ है? नसल कैविटी अलग अलग है। अब देखिएगा नसल पैसेज में एक ही रीजन होता है जिसे अल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। हम नसल पैसेज में जब जाओगे तो क्या होता है? सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे, नाक के सबसे टॉप पे जाओगे तो वहां पे क्या होता है? एक पर्टिकुलर रीजन होता है। जैसे यहाँ पे आओ, यहाँ पे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिख रहा है? यहाँ पे लिख रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है, ये है अल्फैक्टरी रीजन। अल्फैक्टरी बल्ब्स दिखे हैं? दिख रहे हैं? देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 दिख रहे हैं। ये एक्चुअल में जानते हैं क्या है? ये एक्चुअल में अल्फैक्टरी रीजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फैक्टरी रीजन। अब मतलब क्या है? अब ये अल्फैक्टरी बल्ब्स करते क्या है मेनली? तो इनका काम है स्मेल को आइडेंटिफाई करना। स्मेल को आइडेंटिफाई करना मतलब आप समझते हैं ना? देखिए आप क्या बोलते हैं? नाक क्या करता है? स्मेल करने का काम करता है, हाँ या ना? किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर लेता है, क्या कि भैया किस प्रकार की महक है ना? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो मेनली क्या होता है? आइडेंटिफाई करने का काम करता है स्मेल को। और वो कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर क्या बने हुए हैं? क्या लगे हुए हैं? अल्फैक्टरी बल्ब्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फैक्टरी रीजन। क्या बोलते हैं? अल्फैक्टरी रीजन। ये पूरा का पूरा क्या है? अल्फैक्टरी रीजन। जब हवा क्या होती है? यहाँ पे आती है, तो हवा कहाँ से आ रही है, किस जगह से आ रही है, उस हवा के अंदर क्या मिला हुआ है, वो सब ये जो बल्ब्स हैं क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फैक्टरी रीजन। देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि भैया जो अल्फैक्टरी रीजन है उस क्या करता है? वो जो सुगंध है, कोई भी गैसीय पदार्थ जिसके अंदर क्या होगा, मतलब सिंपल समझो, कोई भी परफ्यूम होगा, परफ्यूम मतलब मेनली जो स्मेल देता है, स्मेल देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? परफ्यूम। तो परफ्यूम एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है जो क्या देता है? स्मेल या सुगंध देता है। ठीक है, तो कोई भी परफ्यूम यदि उस किसी भी पदार्थ के अंदर है तो वो कहाँ से मिल सकता है? मतलब कैसे हम पता करेंगे? जब हमारा हवा कहाँ पे जाएगा? अल्फैक्टरी रीजन में। अल्फैक्टरी रीजन में है क्या? तो एक प्रकार का टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम है अल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? अल्फैक्टरी, ध्यान देंगे, अल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये अल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? एक्चुअल में हमें स्मेल करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। समझ आया ना? तो याद रखेंगे। फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा दूं, जो अभी तक पढ़ाया है। नसल नॉस्ट्रिल था, नॉस्ट्रिल से जो हवा गई है सबसे पहले किससे मिली है? किससे मिली है? मिली है सर मतलब कहाँ गई है? वेस्टिब्यूल रीजन में। वेस्टिब्यूल रीजन में इसको कौन मिला है? बाल मिले, नाक के बाल मिले हैं, नाक के बाल। फिर वेस्टिब्यूल रीजन के बाद फिर कहाँ गई है हवा? फिर गई है सर नसल कैविटी में। कहाँ गई है? नसल कैविटी में। 2 कैविटी बनी है, आया ना? किसके कारण? कार्टिलेज के कारण। और नसल कैविटी में अब कहाँ पहुंच चुकी है हवा? अल्फैक्टरी रीजन में, अल्फैक्टरी रीजन में। ठीक है,
तो अल्फैक्टरी रीजन में हवा हमारी पहुंच चुकी है। यहाँ पे इसको हवा के अंदर क्या है वो सब आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वेस्टिब्यूल रीजन में क्या हुआ है, तो हवा की शुद्धि की गई है। हवा की क्या की गई है, शुद्धि, है ना। नाक के बालों के द्वारा क्या किया गया है, मतलब उसके रास्ते क्या किया गया, हवा को गुजारा गया ताकि जो बड़े बड़े कण है नाक के बाल क्या कर ले, उसको फंसा ले और अंदर जाने से रोक दे। समझ पा रहे हैं? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि नसल पैसेज में ही कुछ इस तरीके का आपको क्या नजर आएगा, इस तरीके की संरचना भी मैं बता देता हूं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। यहां से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कंफ्यूज बार बार रहेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम पहले देख लीजिएगा, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। टिश्यू में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आइएगा, ये जो नासल कैविटी आपको नजर आ रही है एकदम टॉप पे आइएगा। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे वेस्टिब्यूल रीजन है ना। उसके बाद ये क्या आपको नजर आ रहा है, अल्फैक्टरी रीजन नजर आ गया। अब यहीं पे क्या होता है, इस तरीके से ऐसे 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 दिख रहा है। जैसे थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसे 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 करके, ठीक है। इस तरीके से टिश्यू बना होता है। क्या बना होता है, टिश्यू। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, अभी जस्ट मैंने क्या लिखवाया है, क्या लिखा था वहां पे, बताइए कौन सा टिश्यू, अभी जस्ट आप वहां से पढ़ के आ रहे हो। सीलिएटेड, क्या बोलते हैं, सीलिएटेड, पूरा नाम याद रखेंगे, सीलिएटेड, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर या कॉल्यूमर, कॉल्यूमिनर होता है, स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल, एपिथेलियल सेल, सॉरी टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक और टिश्यू होता है। जस्ट इसके पहले कौन सा टिश्यू था सर, था वो अल्फैक्टरी एपिथेलियम टिश्यू था, जो क्या कर रहा था, स्मेल को आइडेंटिफाई कर रहा था। उसके जस्ट बगल में क्या है, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, इसके ऊपर देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या नाम लिखा है, सीलिएटेड। क्या है, सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सीलिएटेड मतलब ध्यान से समझिएगा, तो ऐसे जैसे नाक के बाल नहीं निकले होते हैं, वैसे ही एक सेल है, ठीक है ना। उस सेल के भी चारों ओर क्या होंगे, इसी तरीके से आउटग्रोथ आपको नजर आएगी। कोई सेल है, इस सेल से ऐसे 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 नजर आ रहा होगा संरचना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने दो नाम सुने होंगे, एक नाम है अमीबा, दूसरा नाम है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम जो होता है एक्चुअल में खाना कैसे खा पाता है, तो इस सीलिया के थ्रू। सीलिया इसकी आइडेंटिफाई कर रही है कि खाना आ रहा है ना। तो क्या है, सीलिया। यहाँ पे ऐसे बाल टाइप की संरचना निकली होती है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीलिया। तो वही चीज है यहाँ पे बोली गई है। मेनली जो होता है कि यहाँ पे क्या है, मेनली यहाँ पे सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू लगा हुआ है, और इस टिश्यू के अंदर सीधी सीधी बात है क्या होंगे, कुछ सेल बने होंगे। तो यहाँ पे कुछ सेल हैं, उन सेल को हम नाम देते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं, गॉबलेट सेल। थोड़ा कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा, क्या कौन सा सेल है, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल के ऊपर ही क्या लगा हुआ है भैया, म्यूकस। क्या लगा हुआ है, म्यूकस। क्या लगा हुआ है, म्यूकस, सॉरी सीलिया। क्या लगा हुआ है, सीलिया। समझ पा रहे हैं? और ये गॉबलेट सेल जानते हैं क्या करते हैं, ये एक्चुअल में म्यूकस का सीक्रेशन करते हैं। किसका सीक्रेशन करते हैं, म्यूकस का सीक्रेशन। म्यूकस जानते हैं, नाक के अंदर आप हाथ डालते हैं तो लिक्विड नजर आता है, हाँ या ना। वो लिक्विड क्या है, म्यूकस है। क्या है, म्यूकस। वो जो चिपचिपा पदार्थ आप देखते हो ना, वो क्या है, म्यूकस ही है। क्लियर? तो म्यूकस है। मैंने इसके पहले भी डाइजेस्टिव सिस्टम में भी म्यूकस के बारे में बताया था। तो मेनली म्यूकस क्या होता है, गॉबलेट सेल द्वारा बनाया जाने वाला एक लिक्विड है।
है ना। और इस गॉबलेट सेल के पास क्या प्रेजेंस होता है भैया, क्या होता है, तो एक्चुअल में क्या प्रेजेंस होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब ये सेल क्या करते हैं, म्यूकस बनाते हैं और नाक के अंदर क्या कर देते हैं, सीक्रेट कर देते हैं। क्यों करते हैं आप सबको पता है, नहीं पता है सर। मेनली होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड रहेगा किसके अंदर, किसके अंदर, नाक के अंदर। तो होगा क्या, पहले तो बाल था, बाल था, इस बाल के रास्ते जब हवा गई है तो क्या हुआ है, गुजरी है, तो बड़े बड़े कण तो छिपा मतलब रुक गए, लेकिन अभी बहुत छोटे छोटे कण हो गए, है ना। तो उन छोटे छोटे कणों को बाल आपस में नहीं चिपका पाएगा, है कि नहीं है, बाल तो सूखा है। तो उसको क्या किया जाता है, इस लिक्विड के द्वारा क्या कर दिया जाता है, भिगा दिया जाता है। जब ये हवा इस लिक्विड से होकर गुजरेगी तो क्या होगा, जो हवा के अंदर अशुद्धियां हैं, ये जो लिक्विड है वो क्या कर लेगा, उनको आप अपने पास बुला लेगा, दैट मीन्स अपने अंदर चिपका लेगा, है ना। और जब चिपका लेगा तब जो हवा के अंदर जो भी अशुद्धियां थी वो लगभग लगभग क्या हो जाएंगी, खत्म। समझ पा रहे हैं, यस और नो, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है, बिल्कुल सर। तो मेनली क्या होता है कि हमारे पास है सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, जिसमें क्या लगे होते हैं भैया, गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल में क्या होता है, सीलिया, जो बाल की तरह क्या होता है। अब ये गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस का सीक्रेशन करता है। किसको सीक्रेट करता है, म्यूकस को सीक्रेट करता है। और इससे क्या होता है कि म्यूकस जो होता है अंदर आए हुए इम्प्योरिटीज को क्या कर लेता है, चिपका लेता है। म्यूकस क्या है, एक तरीके का लिक्विड पदार्थ है। गॉबलेट सेल के ऊपर सीलिया म्यूकस को अंदर इसोफेगस में या बाहर मुंह के रास्ते या नाक के रास्ते अंदर या बाहर ढकेलने का काम करता है। मेनली सीलिया, गॉबलेट सेल के ऊपर जो सीलिया है वो क्या करता है, इसको समझिएगा ध्यान से। तो जो म्यूकस म्यूकस जो होता है ना, देखो अब गॉबलेट सेल सीक्रेट करेगा, बड़े अच्छे से समझना। ये गॉबलेट सेल है, इसने लिक्विड बनाया तो अब ये लिक्विड को किधर की ओर ढकेलना है, इधर की ओर, मतलब इधर ढकेलना चाहता हूं कि इधर की ओर ढकेलना चाह रहा हूं। भाई लिक्विड बनेगा तो किधर जाएगा, या तो नाक के अंदर या तो नाक के बाहर। थोड़ा बड़े अच्छे से अगर पकड़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, समझ में आएगा, फील करिएगा, समझिएगा। म्यूकस बन गया, देखो टिश्यू कब बनता है, जब सेल की ग्रुपिंग होती है। तो ये गॉबलेट सेल आपस में क्या कर चुके हैं, ग्रुपिंग कर चुके हैं। तो उन्होंने क्या बना दिया, सीलिएटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनस स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू बना दिया। अब इस टिश्यू के अंदर जो सेल है, इन सेल के पास क्या प्रेजेंट है भैया, सीलिया प्रेजेंट है ऐसे। अब इस सीलिया का काम क्या है कि जो गॉबलेट सेल म्यूकस बनाएगा, ये सब क्या है, गॉबलेट सेल है, क्या है, गॉबलेट सेल। ये जो गॉबलेट सेल है ये जो म्यूकस बनाएंगे, इन म्यूकस को किस डायरेक्शन में ढकेलना है, इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो। तो जिस अनुसार परिस्थितियां होती हैं, आप जैसा रिएक्ट कर रहे होते हैं उस अनुसार ये जो सीलिया है वो ढकेल रहा होता है। अगर इधर की ओर ढकेलना है तो पूरा सीलिया किधर की ओर मूव कर जाएगा, इधर की ओर। पूरा सीलिया किधर की ओर होगा, जैसे नाक के, जैसे हवा पत्ते हिलते डुलते हैं ना, तो हवा जिधर से आई, सपोज कर लो ये पत्ता है, ऐसे पत्ता है, अगर मान लो इधर से हवा आई तो पत्ता इधर मूव कर जाएगा, है ना। वैसे ही अगर हवा इधर से आई तो पत्ता इधर मूव कर जाएगा, यही तो होता है। वैसे ये सीलिया भी है, सीलिया क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे है तो अभी इधर हो जाएगा, अगर इधर हमको ढकेलना है। ऐसे ही ये इधर रहेगा तो उसी से कनेक्टेड, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इधर की ओर, इधर की ओर। तो जो म्यूकस सीक्रेट होगा अब किधर की ओर होगा, इधर की ओर। समझ पा रहे हो, है ना। अगर इधर की ओर करना हो तो फिर इधर की ओर चला जाएगा, फिर इधर की ओर। समझ में आया कि नहीं आया, तो इधर की ओर म्यूकस जाने लगेगा। अब ध्यान से समझना, इधर की ओर क्या है भाई, भाई नाक के बात करें तो ध्यान देना, ये मेरा नाक है, सपोज कर ले रहा हूँ ये नाक है। इस नाक के अंदर क्या है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गॉबलेट सेल है, ठीक है। इधर देखोगे तो क्या है, नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल मतलब नाक के बाहर वाला छेद है, यानी नाक का छेद है, नॉस्ट्रिल है। समझ पा रहे हो, इधर नोज है। और अंदर क्या है सर, अंदर तो फिर यहाँ से अगर मान लीजिए ये सीलिया, क्या बोलते हैं, अगर सीलिया बाहर ढकेलता है तो सीधा सीधा मतलब है कि जो लिक्विड है म्यूकस है वो कहाँ आएगा, नाक के बाहर आएगा। कभी कभी आपको सर्दी होती है तो आपका नाक बहने लगता है ना, तो नाक बहता किधर की ओर आता है, बाहर की ओर आता है ना। इसका मतलब सीलिया किधर की ओर ढकेला है म्यूकस को, बाहर की ओर। और इसका एक और कारण है, इसका दूसरा कारण क्या है कि सीलिया ढकेलता इसलिए भी है क्योंकि लिक्विड आपका क्या हो चुका होता है, सर्दी के कंडीशन में बहुत पतला हो चुका होता है ना। जब आपको क्या होता है, आपका नाक बह रहा है, इसका मतलब आपको ठंडी लग रही है ना। और ठंडी जब लग रही है, ध्यान से समझिएगा, तो आपका टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ जाता है। मेनली बुखार के कंडीशन में ऐसा होता है। तो जो आपका म्यूकस होता है बहुत पतला हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। जब बहुत पतला हो जाएगा तो किधर की ओर भागेगा, नीचे की ओर।
बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उस पर लगेगी भैया, नीचे की ओर ही तो आएगा, है ना। बाकी अगर मान लीजिए आप क्या कर लेते हैं, आप क्या कर लेते हैं, जैसे आप कभी कोई देखते होंगे ना कि छोटे बच्चे हैं, ध्यान समझिएगा, और कहीं कहाँ पे हैं, प्रोफेशनल जगह पे है, उनका नाक बह रहा है, बेचारे दिखाना नहीं चाहते हैं वो, समझिएगा ध्यान से। अब नाक बह रहा है तो बेचारे क्या करेंगे, प्रयास करके शक करेंगे, उसको ऊपर की ओर लेके जाएंगे, है या ना। यानी उसको क्या कर लेते हैं, अंदर की ओर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे फिर बहने लगेगा, फिर नीचे आएगा, फिर उसको ऊपर शक करेंगे, समझ पा रहे हैं। फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर कर लेंगे। अब बेचारे तब तक करेंगे जब तक उनको कोई पर्टिकुलर रास्ता ना मिल जाए जहां से वो क्या करें, बाहर निकाल पाए। अब सपोज कर लीजिए ऐसा हो जाता है कि उनको कहीं ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है कि बेचारे बाहर निकाल पाए, छिनिक पाए वो, है ना। तब वो छिनिक पा नहीं रहे हैं, अब वो जो उनका नाक है उसके अंदर भरा पड़ा है म्यूकस, समझ पा रहे हैं। तो अब बेचारे देखते हैं कि अब कोनो ऑप्शन ही नहीं है, बार बार नीचे आ रहे, एक काम करते हैं, जानते हैं क्या, एकदम अच्छे से इसको क्या कर लेते हैं, शक कर लेते हैं, समझ पा रहे हैं। बाहर आ नहीं सकता तो डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, अंदर। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट अंदर कर लेंगे, समझ पा रहे हैं। अब वो अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये देखिएगा, यहां पे ही आपको सब समझ में आ जाएगा। मेनली ध्यान से समझिए, यहां पे आपका म्यूकस बन रहा है इस पोर्शन पे, है ना, ये लिक्विड है। अब ये आराम से चाहे तो अंदर बाहर आ सकता है, लेकिन आप बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि आप ऐसे जगह पे हो कि वहां पे अगर आपने बाहर ला दी तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत खत्म, समझ पा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस सीलिया भी क्या किधर की, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, सीलिया को तुरंत क्या करोगे, प्रेशर दोगे, प्रेशर देने के बाद इस सीलिया से कहोगे बेटा तुम डायरेक्शन चेंज करो, इस डायरेक्शन में हो जाओ। अब ये सीलिया क्या करेगा, इस म्यूकस को किधर खींच की ओर कर देगा, अंदर। अब ये जो ही अंदर गया तो देखो क्या है, ये फेरिंग्स में आ गया, है ना। फेरिंग्स से होते हुए फिर क्या होगा, फेरिंग्स से होते हुए ध्यान देना, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं छोटा करूँ इसको पहले, ये देखो यहाँ पे फेरिंग्स कहाँ पे आ गया, फेरिंग्स। और फेरिंग्स से होते हुए दैट मीन्स आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके मुंह में आ चुका है वो, आया ना। वो लिक्विड कहाँ आ जाता है, आपके मुंह में। अब ये ऐसा नहीं कि फेरिंग्स के बाद वो किस में चला जाएगा, लैरिंग्स में। लैरिंग्स में जाने का काम किसका है, हवा का है, सिर्फ हवा को आने जाने देगा। आपने क्या लिया है, लिक्विड लिया है ना, म्यूकस क्या एक प्रकार का लिक्विड है, तो वो लिक्विड पानी पीते हो तो हवा क्या बोलते हैं, फेफड़े में जाता है, नहीं ना पेट में जाता है ना। तो लिक्विड है या सॉलिड है, वो कहाँ जाएगा, फेरिंग्स से। देखो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने समझाया था, ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स से ही दो पाइपें लगी हैं। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, बड़े अच्छे से देखना, सब कुछ यहीं पे क्लियर है। देखो ये देख पा रहे हो, ये फेरिंग्स आया, ये फेरिंग्स आया, और ये देखो ये मुंह से खाना भी इसी रास्ते आता है, तो ये भी कहाँ मिलता है, यहीं पे, फेरिंग्स ही है। अब आपने सांस जो लिया वो भी उसी रास्ते जाता है और खाना भी उसी रास्ते जाता है। अब ये आया दोनों नीचे, ध्यान देंगे, तो जो हवा होती है वो क्या होगी, वो ऐसे निकल लेगी इधर, और जो खाना होता है वो इधर निकल लेता है। देख रहे हैं ना, दो पाइपें हैं, कितनी पाइपें हैं, दो। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लैरिंग्स दिख रहा है, लैरिंग्स के जस्ट बगल में दो पाइपें नजर आ रही, नहीं आ रही है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये यहाँ पे क्या जाता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी गैसेस जाती हैं, और यहाँ पे क्या जाता है, आपका खाना। तो वो जो आपका म्यूकस है, वो जो आपका म्यूकस है वो किस में चला जाएगा, इस वाली पाइप में। और इस पाइप को क्या नाम देते हैं हम लोग, सॉरी ये गैस मैंने बोल दिया, ये म्यूकस, ये जो म्यूकस है वो किस में चला जाएगा, इसमें। इस पाइप को क्या नाम देते हैं, इसोफेगस। क्या है ये, इसोफेगस। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार समझिए। आपके नाक के अंदर क्या भरा था, म्यूकस, आपने शक किया तो वो म्यूकस कहाँ चला गया, अंदर। अंदर फेरिंग्स से होते होते वो कहाँ जाएगा, इसोफेगस में। कहाँ चला जाएगा, इसोफेगस में। कि ट्रैकियम जाएगा, नहीं सर ट्रैकियम नहीं जाएगा, ट्रैकियम को केवल और केवल कौन जाएगा, हवा। कोई भी लिक्विड और सॉलिड चीज कहाँ जाएगी, इसोफेगस में। अब देखिए इसोफेगस और ट्रैकिया दोनों एक ही जगह पे है कि नहीं है ना, एक ही साथ। देखिए खाना भी उसी रास्ते और आता है और हवा भी उसी रास्ते, बस एक पर्टिकुलर टाइम में क्या होते हैं, दोनों अपना रास्ता बदल लेते हैं। जब आप खाना खाते हो, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, यहीं पे क्या होता है, एक ढक्कन होता है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस, समझ पा रहे हो। जब आप खाना खाते हो तो वो एपिग्लोटिस ढक्कन कहाँ बंद हो जाता है, इस ट्रैकिया वाले पाइप पे लग जाता है, जिससे क्या होता है कि हवा सॉरी जो खाना है वो कहाँ नहीं जा पाता है, वो इस ट्रैकिया के अंदर ना जाके किधर की ओर चला जाता है, इसोफेगस में। समझ पा रहे हो। जनरली क्या होता है, जनरली आपका जो ये एपिग्लोटिस ढक्कन है वो हमेशा खुला रहता है, ताकि हवा हमेशा कहाँ जाए, ट्रैकिया में जाए, इधर वो जाएगी ही नहीं। समझ पा रहे हैं, यानी एपिग्लोटिस ढक्कन तब तक किस पे लगा रहेगा, तब तक लगा रहेगा इसोफेगस पे। तो हवा हमेशा किस में जा रही होती है, ट्रैकिया में। इसोफेगस में हमेशा क्या जाएगा, खाना। एपिग्लोटिस ढक्कन समय समय पे काम कर रहा होता है।
आई बात समझ में, है ना। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। क्या बताई गई है कि मेनली भैया आप जो है ग्यूबलेट सेल के ऊपर जो सीलिया होता है म्यूकस को या तो अंदर अंदर मतलब ईसोफेगस में या बाहर नाक के रास्ते बाहर कर देता है ना। म्यूकस का क्या काम, सॉरी म्यूकस के अंदर जो सीलिया होता है, सीलिया का काम समझ में आ गया। सीलिया या तो नाक के रास्ते आपके म्यूकस को बाहर करेगा या तो ईसोफेगस में ढकेल देगा। समझ में आ रहा है, ठीक। यानी मुंह के रास्ते वो कहाँ चला जाएगा, वो ईसोफेगस में। अब देखिएगा, कह रहा है कि सीलिया, क्वेश्चन है यहाँ पे, सीलिया कैसे म्यूकस को अंदर या बाहर करता है। तो सीलिया एक तरीके का क्या करता है, मूवमेंट करता है, जिसे हम लोग रिदमिक मूवमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिदमिक। इसी मूवमेंट के कारण ही म्यूकस अंदर या बाहर होता है। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए कल आपको क्या करूंगा, एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। सीलिया का ये पूरा का पूरा जो है, इसके लिए मैं आपको क्या करूंगा, 5 से 10 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे पूरा वीडियो कट करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है। मैं पहले आज आपको पूरा समझा दूंगा, कल इसके लिए मैं क्या करूंगा, आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, जिसको आप देखने के बाद पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। पहले कहानी सुनते हैं और फिर देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्या करता है, जो सीलिया होता है मेनली क्या करता है, एक रिदमिक मूवमेंट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, एक रिदमिक मूवमेंट कर रहा होता है। और उस मूवमेंट के कारण ही क्या होता है, म्यूकस अंदर या बाहर हो रहा होता है। रिदमिक मूवमेंट मतलब या तो ऐसे ऐसे या तो ऐसे ऐसे, मतलब समझ पा रहे हैं ना। पत्ता होता है ना, पत्ता ऐसे 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 हो रहा होता है ना, इस साइड, मतलब इधर की ओर है, मतलब इधर की ओर हवा है तो इधर की ओर हो रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसी तरीके से सीलिया भी इसी तरीके से मोशन कर रहा होता है। और अगर मान लीजिए हवा इधर बहती है तो ऐसे 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 मोशन कर रहा होता है, तो वैसे ही सीलिया भी क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए नसल पैसेज में क्या होती है कि कैपिलरीज में ब्लड बहता है। उस कैपिलरीज से जब एयर टकराता है तो ब्लड का टेम्परेचर क्या होता है, हवा के टेम्परेचर, सॉरी ब्लड से जो टेम्परेचर होता है, ब्लड का मेनली टेम्परेचर कितना होता है आपको पता है। पहले मैं इसको पूरा समझाता हूँ, अदरवाइज आप ये लाइन ही कंफर्म नहीं कर पाओगे। मेनली क्या होता है, मेनली तुम सबको पता है कि हम जो हवा ले रहे हैं वो कहाँ से आ रही है, बाहर से आ रही है। बाहर का टेम्परेचर कुछ और है ना, बाहर का टेम्परेचर कुछ और है, बाहर का पता नहीं क्या है ना। बाहर का टेम्परेचर अलग है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यस और नो, है ना। तो हमारी बॉडी अंदर से क्या है, गर्म है, अंदर से क्या है, गर्म है। अब आप जो हवा ले रहे हो क्या है, ठंडा है, हाँ या ना, ठंडा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर वो हवा जाए तो कैसी जानी चाहिए, गर्म। अदरवाइज वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी, है ना। और अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हुआ तो फिर हमारे बॉडी फंक्शन काम करना बंद कर देंगे या प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। खुद सोचो ना यार, ध्यान से समझो, ब्लड जितना गर्म है, मतलब ब्लड क्या है, लिक्विड है ना। अगर हम बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा कर दें, यानी बॉडी का हमारा टेम्परेचर क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो ब्लड क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जमना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और अगर ब्लड जमने लगा तब बताओ, ब्लड मोटा हो जाएगा, है ना। ब्लड मोटा तो जिस पाइप में बह रहा है उस पाइप, वो पाइप क्या हो जाएगी, ब्लॉक, पाइप ब्लॉक। तो पाइप को प्रेशर कौन दे रहा था, हार्ट, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। हार्ट ब्लॉक तो कहानी खत्म, गेम ओवर, है ना। तो फिर 16 दिन वाली स्थिति बन जाएगी, समझ पा रहे हैं ना। तो वो स्थिति ना बने, समझ पा रहे हैं, इसीलिए ब्लड पहले से अपना क्रियाक्रम करके रखता है। अरे सर ऐसे कैसे, क्रियाक्रम नहीं, पहले ही व्यवस्था बना के रखता है कि ये जो हवा आ रही है वो क्या हो, वो क्या हो, गर्म हो जाए। तो गर्म करने के लिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ठंडा होता है। तो हमारे खून से इसलिए कैपिलरीज से टकराने पर हवा क्या हो जाएगी, गर्म, क्योंकि ब्लड का टेम्परेचर क्या है, 98.6 फ़ारेनहाइट, है ना। तो जब बार बार क्या होगी, आप खुद सोचिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आप जैसे आप गर्म दूध लेते हो, तो गर्म दूध को ठंडे पानी में रख देते हो। मेनली गर्म दूध को एक ग्लास में रखे तो ग्लास भी बहुत गर्म है, लेकिन जब उस ठंडे पानी के संपर्क में रख देते हो, ऐसा नहीं दूध गर्म ठंडे पानी में डाल देते हो, नहीं, ग्लास के अंदर दूध है और उस ग्लास को किसमें रख दिया, ठंडे पानी में। तो धीरे धीरे वो ग्लास क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। बिकॉज हीट के पास क्या होती है, हीट के पास एक प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, हीट जो होती है वो कंडक्शन दिखाती है। क्या दिखाती है, कंडक्शन, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होने की प्रॉपर्टी है हीट की, समझ पा रहे हो। और किधर से, हाई से लो, लो से हाई, समझ पा रहे हो। तो जैसे अगर हम लोगों ने देखा कि वो जो दूध था जो गर्म था वो क्या हो गया, ठंडा। वैसे ही कोई ठंडी चीज
वैसे ही कोई ठंडी चीज क्या होगी, किसी गर्म चीज से टकराएगी बार बार तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहीं पे क्या होती हैं, यहीं पे नसल कैविटीज होती हैं, यहीं पे क्या होती हैं, नसल कैविटीज। इन नसल कैविटी में बोल रहा हूँ, माफी चाहूंगा मैं इसके लिए। यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। इन ब्लड कैपिलरीज से जब ऑक्सीजन हमारा टकराता है बार बार तो क्या होती है, वो ऑक्सीजन जो पहले ठंडा था, या जो हवा जी जो थी वो क्या थी, ठंडी थी, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और अब ये बॉडी में जाने लायक बन जाती है। क्लियर है, हाँ या ना। अब नसल पैजेस के अंदर क्या हुआ, नसल पैजेस के अंदर जो हमारी हवा है वो क्या हो चुकी है, साफ हो चुकी है, गर्म हो चुकी है, और क्या हो चुकी है, शुद्ध हो चुकी है। हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। तो नसल पैजेस में हवा के साथ क्या क्या हुआ आपको समझ में आ गया। चलिए पहले नसल पैजेस को खत्म करते हैं। आपने हवा लिया, हवा गया अंदर नॉस्ट्रिल के रास्ते, ठीक, नॉस्ट्रिल के रास्ते जो ही एंट्री मारी इसने, अंदर कौन मिल गया इसको, वेस्टिब्यूल रीजन मिल गया। वेस्टिब्यूल रीजन में इसको कौन मिला, इसको मिला हेयर। उस हेयर ने क्या किया, हवा को साफ किया, साफ करने का प्रयास किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो कौन मिल गया, अल्फैक्टरी रीजन, है ना, OLR लिख दे रहा हूं मैं, अल्फैक्टरी रीजन। अल्फैक्टरी रीजन में क्या है, रीजन में क्या होता है, हवा के अंदर किस प्रकार का परफ्यूम है उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। थोड़ा सा और आगे जाने पर एक टिश्यू मिलता है, क्या मिलता है, टिश्यू। ये यहाँ भी एक टिश्यू है, अल्फैक्टरी एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल टिश्यू है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है सीलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, है ना। इस टिश्यू में क्या होते हैं, गॉबलेट सेल होते हैं। क्या होते हैं, गॉबलेट सेल, जो क्या करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। क्या करते हैं, म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है भैया, ये म्यूकस मेनली जो इम्प्योरिटीज है उनको क्या कर लेता है, चिपका लेता है। फिर उसके बाद हवा आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ती है तो ब्लड से टकराती है, ब्लड कैपिलरीज से। ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज मतलब सबसे पतली क्या, पाइप ब्लड की, ठीक है ना। और ब्लड से जब टकराती है तो हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म। अब ये गर्म हवा निकलेगी कहां से, नसल पैजेस से। तो नसल पैजेस में ये पूरा होता है, ये पूरा का पूरा क्या है, नसल पैजेस है। तो नसल पैजेस में क्या हुआ, नसल पैजेस में भैया हवा शुद्ध हुई है, साफ हुई है, और गर्म हो गई है, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगी, अब जाएगी ये फेरिंग्स में। किस में जाएगी, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स के मेनली कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कितने भाग, 3 भाग। यहीं से देख लेना, यहां से ज्यादा समझ में आएगा। फेरिंग्स के कितने भाग, 3। मैं यहाँ पे आपको यहां से दिखा रहा हूं, यहां से लेके यहां तक ध्यान देना, दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, फेरिंग्स ही है। क्या है, फेरिंग्स है। अब समझना ध्यान से, फेरिंग्स 3 तरीके का होता है। कैसे, जो नाक के सामने होता है, जो नाक के सामने है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स, ठीक। जो मुंह के सामने होता है, ध्यान देना, ये पूरा मुंह के सामने है या ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। और जो लैरिंग के सामने है उसको लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना, लैरिंगोफेरिंग्स। आई होप समझ में आ गया होगा। नाक के सामने वाले फेरिंग्स को नेजोफेरिंग्स, मुंह के सामने वाले फेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स, और लैरिंग्स के सामने वाले फेरिंग्स को लैरिंगोफेरिंग्स। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्या हम लोगों ने देखा कि भैया जो फेरिंग्स है वो उसके कितने प्रकार हैं, 3 भाग हैं। नेजोफेरिंग्स नाक के सामने वाला, ओरोफेरिंग्स मुंह के सामने वाला, और लैरिंग्स के सामने वाला लैरिंगोफेरिंग्स। अब फेरिंग्स के होने के बाद, माने फेरिंग्स में होने के बाद अब कहाँ जाएगी हवा, तो फेरिंग्स में कुछ होता नहीं हवा के साथ, जो काम था कहाँ पे हुआ है, नजल पैसेज। नजल पैसेज में क्या हुआ है, हवा साफ हुई है, शुद्ध हुई है, गर्म हुई है, ठीक है। इसके बाद अब हवा कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में। कहाँ पे जाएगी, ट्रैकिया में। क्लियर है। अब ट्रैकिया में क्या होता है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। ट्रैकिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ट्रैकिया देख लेते हैं। तो ध्यान देंगे, ट्रैकिया में जाता है तो ट्रैकिया के ऊपर एक मांस का क्या होता है, ढक्कन होता है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्लोटिस। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया था। तो मेनली क्या होता है कि आप लोगों ने देखा कि भैया हमारे सामने एक प्रॉब्लम भी तो थी। प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो फेरिंग्स है
वो दो चीजों को लेके चल रहा है। ध्यान से देखो, एक तो भैया उसी फेरेंट, मतलब ये ध्यान से देखो तो पाइप तो एक ही है, इसी पाइप के रास्ते खाना भी आ रहा है और इसी पाइप के रास्ते हवा भी आ रही है। अब एक को जाना है फेफड़े में और एक को जाना है पेट में, तो अलग अलग करना पड़ेगा ना। अब गलती से कहीं कोई कहीं और ना चला जाए, मतलब जो खाना कहाँ जाना चाहिए पेट में वो कहाँ चला जाए, ट्रेकिया में, और जो खाना कहाँ जाना चाहिए, खाना कहाँ ट्रेकिया में जाता है, जो हवा ट्रेकिया में जाना चाहिए वो कहाँ चला जाए, पेट में। तो पेट हवा लेके कुछ करेगा नहीं, पेट के अंदर तो ऐसा सिस्टम है नहीं कि हवा को लेंगे उसको डाइजेस्ट कर देंगे उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकालेंगे, हवा के अंदर तो न्यूट्रिएंट होते नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को उससे लेना देना है ही नहीं। और इधर ट्रेकिया, ट्रेकिया हवा के लिए बनी है, खाने के लिए बनी नहीं है। मतलब फेफड़े को अगर हम क्या दे देंगे, खाना दे देंगे, तो फेफड़ा क्या करेगा, उसका खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट मार जाएगा, है कि नहीं है, उससे उसका कुछ लेना देना ही नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम ना डाइजेस्ट करने के लिए बना है, तो दोनों का काम अलग अलग है। अब कहीं गलती से दोनों का मिक्स ना हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लैरिंग्स के पोर्शन पे टॉप बॉटम पे क्या कर देते हैं, एक पाइप लगा देते हैं जिसको एपिग्लोटिस नाम देते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था, एपिग्लोटिस एक प्रकार का क्या है, ढक्कन है मांस का। किसका ढक्कन है, मांस का एक ढक्कन है। समझ में आया ना। तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है, ध्यान से देखना। मेनली क्या होता है कि ढक्कन होता है, ट्रैकिया को बंद करता है ताकि कोई भी खाद्य पदार्थ उसके अंदर ना आ जाए। यह ग्लोटिस कितने कार्टिलेज का बना होता है, तो 9 कार्टिलेज, 9 कार्टिलेज हड्डियां बनी होती, सॉरी 9 कार्टिलेज की हड्डियां होती हैं, उनसे जाके क्या बना होता है, क्या होता है, ग्लोटिस ढक्कन बनता है। और उन्हीं में से एक क्या होता है आपका, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस बोलो या ग्लोटिस बोलो, बात एक ही है, फिलहाल में आप ये याद रखना, ठीक है। एपिग्लोटिस उन्हीं में से एक होता है। ट्रैकिया का ऊपरी भाग क्या होता है भैया, ट्रैकिया का ऊपरी भाग, ट्रैकिया का ऊपरी भाग क्या होता है, लैरिंग्स होता कि नहीं होता है। ये ट्रैकिया स्टार्ट हो रही है तो जस्ट इसके ऊपरी भाग पे कौन था, लैरिंग्स है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। इसके अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड समझते हो, पतली पतली पत्तियां होती है, पतली पतली कितनी पत्तियां, 2 पत्तियां। अब होता क्या है, कुछ इस तरीके से होता है कहानी, ध्यान देना। ये 2 पत्तियां हैं, ऐसे समझ लो, कितनी पत्तियां हैं, 2, एक पत्ती ये, एक पत्ती ये, ठीक है ना, और थोड़ा सा हल्का सा गैप होता है। अब यहाँ से हवा जाती है, हवा जाएगी तो इस पत्ती से टकराते हुए जाएगी नहीं जाएगी, आएगी जाएगी। तो हवा जब भी जाएगी तो इनसे टकराते हुए जाएगी, है या ना। तो मेनली टकरा रही है तो वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। जब हम बोलते हैं तो बोलने से क्या हो रहा है, हम हवा को क्या कर रहे हैं, हवा को क्या कर रहे हैं, ऊपर या नीचे कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे देखो, अगर जब हम सांस लेते हैं, अब हम सांस ले रहे हैं तो भी तो टकराना चाहिए, तब नहीं टकराती है। इसका कारण मैं बता रहा हूँ तुमको। तब जो सांस है वो धीरे धीरे इन जो गैप है इनके रास्ते आराम से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन जब हम खींचते हैं, जब हम बोलने का प्रयास करते हैं, तब हमारा जो सांस है वो भारी मात्रा में आके क्या होता है, इन पत्तियों से टकराता है। और इसके कारण ये क्या करना स्टार्ट करेंगी, हिलना डुलना स्टार्ट होंगी। हिलना डुलना स्टार्ट होंगी, दैट मीन्स इन पत्तियों के टकराने से क्या उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन। क्या उत्पन्न होगा, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब कंपन, वाइब्रेशन मतलब कंपन। तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, कंपन। और उस कंपन से क्या उत्पन्न होती है, आवाज। आवाज किससे उत्पन्न होती है, वाइब्रेशन से। समझ पा रहे हैं। अब आपको वाइब्रेशन का थोड़ा सा और फील कराएं। जब आप देखते होंगे डीजे वगैरह चलता है तो मतलब बहुत बड़ा अगर मान लीजिए साउंड है तो उसके सामने बेस देखे हैं, बेस तो बेस देखे होंगे। तो बेस के सामने जब आप खड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आप थर कांप रहे हैं, है ना। तो एकदम आपके अंदर कंपकपी पैदा कर देता है। कभी कभी देखते होंगे थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह लगी रहती है तो मिट्टी उसी पे मूव कर रहा होता है ना। धूल के कण जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, कंपन कर रहे होते हैं। बहुत भयंकर वाला अगर अपने बेस यूज किया है ना, तो वाइब्रेशन ही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। अब मेनली वाइब्रेशन को आप मोबाइल से भी समझते हो, वाइब्रेट होता है तो, ठीक है। तो वाइब्रेशन से क्या उत्पन्न होती है, वॉइस। कहाँ से उत्पन्न होती है, लैरिंग्स से। कहाँ से, लैरिंग्स से। क्लियर है। लैरिंग्स के अंदर क्या लगी होती हैं, तो 2 वोकल कॉर्ड लगे होते हैं। इन्हीं के वाइब्रेट करने पर क्या निकलता है, आवाज निकलता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब कहानी को थोड़ा सा और मैं अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ। मेनली जब आप बोलना चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लैरिंग्स की जरूरत नहीं होती है, इसमें कई सारी चीजों की जरूरत होती है। जैसे आप लोगों ने कोयला मूवी देखी है, कोयला मूवी एक मूवी थी शाहरुख खान की। तो उसमें क्या होता है ना, अमरीश पुरी साहब जो थे उन्होंने क्या किया था, उसके मुंह के अंदर कोयला डाल दिया था जिससे उसकी जीभ क्या हो गई थी, जल गई थी। ऐसा ही हुआ था,
जीभ जल जाने से क्या हुआ था कि उसकी जीभ काम करना बंद कर दी थी, जीभ काम करना बंद कर दी थी। उसके जो सेंस नर्व्स थी, नर्व्स जिनके थ्रू जीभ उलट पलट रही थी, मूव कर रही थी, वो क्या कर दी, क्या हो गई, बंद हो गई। जिससे जीभ जो है क्या नहीं कर पा रही थी, मूवमेंट नहीं कर पा रही थी। अब हम जब बोलते हैं तो आप फील करिएगा कि जीभ क्या करती है, टंग जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है कि नहीं करता है ना। हम जब बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है भैया, बता सकते हैं क्या हो रहा है, हमारी जीभ मूवमेंट कर रही है और उस मूवमेंट के कारण हमारी आवाज बन पा रही है। तो जो आवाज हम बोलते हैं, जो आवाज बनती है वो किसके कारण बनती है, जीभ के कारण। इसके बाद फिर लिप्स के कारण भी है ना। अब अपने होठों को स्थिर रख के बोल देंगे, नहीं सर। तो ध्यान देंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आवाज निकली और उस, ध्यान से सुनिएगा, आवाज निकली मतलब जो वो क्या बोलते हैं, लैरिंग्स है, लैरिंग्स ने क्या किया, वाइब्रेशन किया, वाइब्रेशन से फिर क्या निकली, आवाज निकली, और वही आवाज आप देख पा रहे होगे। नहीं, केवल लैरिंग्स के वाइब्रेशन से आवाज नहीं निकलती है, उसके अंदर और कौन हेल्प करता है, टंग एंड लिप्स। इसको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में समझाया हुआ है ना। तो अगर आप चाहें तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आप अपने होठ को और जीभ को क्या कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। अब बोलने का प्रयास करिए, देखिए आप कोई शब्द बोल पा रहे हैं तो शब्द बनेगा ही नहीं, है ना। क्लियर है, वही बात है मेनली यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। उसके बाद फिर लिखा गया कि 15 साल के नीचे के लड़के व लड़कियों के अंदर जो आवाज होती है क्या होती है, पतली होती है। लेकिन 15 साल के ऊपर लड़कों की आवाज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, वोकल कॉर्ड क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। मेनली एक और पहला कारण तो यही है कि क्या हो जाता है, वोकल कॉर्ड जो पत्तियां होती है थोड़ी सी मोटी हो जाती है। लेकिन किसके अंदर, लड़कों के अंदर। लड़कियों की आवाज तो हमेशा पतली होती है, लड़कों की आवाज ही मोटी होती है ना। तो क्यों होती है, क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड मोटा हो जाता है। तो कई लोगों के मन में चला होगा क्या, उनका वोकल कॉर्ड मोटा क्यों होता है। तो एक्चुअल में 15 साल के बाद एक हार्मोन क्या होने लगता है हमारे बॉडी के अंदर, क्या होने लगता है, सीक्रेट होने लगता है। एक हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसको। टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक्चुअल में ये मेल हार्मोन है, ठीक है ना। अब इस मेल हार्मोन के कारण ही हमारे बॉडी के अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन के कारण ही क्या होता है, वोकल कॉर्ड मोटा होता है। आगे हम लोग जाके क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन के बारे में। इसलिए बस मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेनली आप बस ये याद रखिएगा कि जो लड़कों की आवाज मोटी हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक लक्षण है कि क्या हो रहा है, आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ है। टेस्टोस्टेरोन के अंदर कारण ही बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं, आपके दाढ़ी निकलना स्टार्ट होती है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब कारण क्या है, इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है। अब इस यहाँ से फिर क्या होगा, ट्रैकिया की कहानी फिर हम आगे देखेंगे। तो ट्रैकिया की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो ट्रैकिया की कहानी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।